वी नो स्टील बहुत ही स्ट्रांग होता है, लेकिन कितना स्ट्रांग? अगर हमने इसके ऊपर फोर्स लगा के खींचना चालू किया तो उसकी लेंथ बढ़ते जाएगी। अगर लोड बहुत ज़्यादा लगाया तो एक ऐसा टाइम आएगा जब नेक फॉर्मेशन होगा और वो परमानेंटली फ्रैक्चर हो जाएगा। अगर यही किसी ग्लास मटेरियल के ऊपर फोर्स लगाया तो विजुअली वो इतना डिफॉर्म नहीं होगा, उसके पहले ही वो क्रैक हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऑब्वियसली ये मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। इसे हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से आसानी से समझ सकते हैं। ये हमें मटेरियल की बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है जिससे हम मटेरियल की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी आसपास की दुनिया को डिजाइन करने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हेलो, माई नेम इज डॉक्टर उपेंद्र मौर्य एंड आई लव फिजिक्स। मैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को सिंपल एनिमेशन से एक्सप्लेन करता हूँ, सो आप इसे आसानी से समझ सकते हो। मैंने इंटरमीडिएट फिजिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट्स को इस चैनल पे एक्सप्लेन किया है। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को आसानी से देख सकते हो। I am sure you are going to love it. With this brief introduction, let's go to our video. इसके पहले हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्टार्ट करें। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि अपने को इसकी जरूरत क्यों है, क्यों सीखना है अपने को स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अपने आसपास की हर एक चीज एक पर्टिकुलर मटेरियल से बनी हुई है। कौन सा मटेरियल कब और कहाँ इस्तेमाल करना है ये डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन क्या है। अगर उस मटेरियल पे ज़्यादा लोड पड़ने वाला है तो वो एकदम स्ट्रांग मटेरियल चाहिए। अगर उसके ऊपर फ्लेक्सिबल लोड पड़ने वाले है तो मटेरियल थोड़ा इलास्टिक चाहिए। और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का स्टडी हमें एक्चुअली मटेरियल सिलेक्शन में हेल्प कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने जो स्टार्टिंग में टेंसाइल टेस्ट का वीडियो दिखाया वो यूटीएम मशीन का है। इस मशीन में मेटल को कंट्रोल लोडिंग करते हैं जब तक कि फेलियर ना हो जाए। इसमें लोडिंग कंटिन्यूस होता है और एक्चुअली कंप्यूटर पे आपको एक ग्राफ मिलता है। जस्ट टू एक्सप्लेन दिस बेटर, मैंने ब्लेंडर सॉफ्टवेयर में एक्चुअली इसका एक 3D एनिमेशन बनाया है। सो इस पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे अपना पूरा कंट्रोल रहे और हम इसे आसानी से एनिमेट करके देख सके। आप देख सकते हैं कि स्टैंड के ऊपर एक रॉड फिक्स किया है। अपने को इसी रॉड के ऊपर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन टेस्ट करने का है। इसमें लोडिंग के लिए रॉड के नीचे एक होल्डर है जिसके ऊपर आप आसानी से वेट को अटैच कर सकते हो। वेट बाजू के स्टूल पे रखा हुआ है। इसमें से धीरे धीरे हम एक एक लोड उठा के इस रॉड के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। सो ये सब वेट अलग अलग है। जैसे ही हम इसके ऊपर वेट अप्लाई करेंगे रॉड डिफॉर्म होगा और हम इसे इजीली एनिमेशन में विजुअलाइज कर सकते हैं। सो ये तो हो गया एनिमेशन सेटअप का। व्हाट अबाउट ग्राफ? सो ग्राफ के लिए मैंने एक पाइथन स्क्रिप्ट लिखी है। इससे आप आसानी से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। इसमें जैसे जैसे लोडिंग होगी स्ट्रेस और स्ट्रेन के हिसाब से ग्राफ पे वैल्यू प्लॉट होती जाएगी। सो मैंने ये सब आपको इसलिए एक्सप्लेन किया कि आप भी ठीक से विजुअलाइज करें और हम साथ में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को ठीक से स्टडी कर सकें। सो स्क्रीन के लेफ्ट में एनिमेशन प्ले होगा और राइट साइड में उसका ग्राफ ड्रॉ होगा। सो जैसे ही आपने फर्स्ट लोड अप्लाई किया, इस रॉड के ऊपर फोर्स लगा। सो इसका मतलब इस रॉड के ऊपर स्ट्रेस लगा और उसकी वजह से थोड़ा तो भी डिफॉर्मेशन हुआ रहेगा। सो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, जो वर्टिकल वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ, और ये हमारा एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान में रहे कि जो हम यहाँ पे स्ट्रेन कंसीडर कर रहे हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, मतलब वो लेंथ के डायरेक्शन में है। हमने लैटरल स्ट्रेन कंसीडर नहीं किया है। सो आप ग्राफ पे देख सकते हो कि जैसे ही आपने लोड अप्लाई किया स्ट्रेस तो बढ़ा बट स्ट्रेन काफ़ी थोड़ा सा बढ़ा। जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते हैं वैसे वैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन बढ़ेगा। लेकिन आप देख सकते हो कि रॉड का लेंथ इतना कुछ बढ़ा नहीं, मतलब स्ट्रेन बहुत ही कम है लेकिन स्ट्रेस बढ़ गया है। और ग्राफ पे आपको स्ट्रेट लाइन ही दिख रही होगी। एक ऐसा टाइम आएगा जब आपने लोड बढ़ाया तो रॉड ज़्यादा डिफॉर्म होगा और उसका ग्राफ में स्लोप भी चेंज हो जाएगा। मतलब स्ट्रेस तो बढ़ा लेकिन स्ट्रेन उसके कंपैरिजन में और ज़्यादा बढ़ा, और विजुअली हम ये चेंज देख सकते हैं। जब तक स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे उसे मटेरियल का इलास्टिक लिमिट कहते हैं। सो इस पॉइंट के बाद अगर आपने लोड हटा दिया रहता तो रॉड ओरिजिनल लेंथ अचीव कर लेता। सो दिस इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। अप टू दिस एक हुक्स लॉ फॉलो करता है, मतलब जैसे जैसे लोड बढ़ा वैसे डिफॉर्मेशन भी बढ़ेगा और जैसे आपने लोड हटाया वो ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि पूरा स्ट्रेट लाइन है, मतलब अगर आपने इसका स्लोप निकाला, मतलब स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, आपको यंग्स मॉडुलस मिलेगा। और ये वैल्यू बहुत ही यूजफुल है। ये दिखाता है कि मटेरियल कितना स्टिफ है, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से मटेरियल की इलास्टिक लिमिट कहाँ तक है, मतलब इस लोड तक मटेरियल में कुछ भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आने वाला। और यंग्स मॉडुलस की इस वैल्यू को हम जनरली गीगा पास्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो कुछ कॉमन मटेरियल की वैल्यूज देखते हैं। एल्यूमिनियम का यंग मॉडुलस वैल्यू है 68 गीगा पास्कल, ब्रास का है 106 गीगा पास्कल, और ब्रॉन्ज का हो सकता है 112 गीगा पास्कल। हम सबको पता है कि स्टील बहुत ही स्ट्रांग है, तो स्टील का स्टिफनेस वैल्यू है 200 गीगा पास्कल। और अपने खोपड़ी की हड्डी, जिसको इंग्लिश में सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं, उसकी वैल्यू है 14 गीगा पास्कल।
सो किसी भी मटेरियल का यंग्स मॉडुलस देख के आप उसका स्टिफनेस पता कर सकते हो। आप देख सकते हो कि बिना एक्चुअली बड़ा कुछ डिफॉर्मेशन हुए वो मटेरियल कितना लोड सह सकता है। फॉर एग्जांपल अपनी जो खोपड़ी है वो एज वी हैव सीन 14 गीगापास्कल का वेट सह सकता है। दैट मीन्स उससे ज़्यादा अगर आपने वेट अप्लाई किया तो क्रैक हो जाएगा। क्या आपको पता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग या फिर स्टिफ मटेरियल कौन सा है? आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग को पता रहेगा, दैट इज द डायमंड। डायमंड का स्टिफनेस है करीब 1000 से 1200 गीगापास्कल। इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से डायमंड का एक तो इस्तेमाल ऑर्नामेंट्स में होता है, ज्वेलरी बनाने में, और दूसरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है टूल्स में, जिसको एक्चुअली मशीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। आई एम श्योर दिस पार्ट इज क्लियर। तो हम लोडिंग को और स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कि आगे मटेरियल में क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब इसके आगे अगर आपने लोड अप्लाई किया तो रॉड प्लास्टिक जोन में चला जाएगा। इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा लोड है वो रॉड को मॉलिक्यूलर लेवल पे स्ट्रेच कर देगा। अब इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। अगर आपने पूरा लोड निकाल भी दिया तो थोड़ा सा स्ट्रेन तो रह ही जाएगा। इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस है उसे कहते हैं इल स्ट्रेस। इस पॉइंट तक को इलास्टिक रीजन कहते हैं, मतलब अप टू दिस लोड ए मटेरियल इलास्टिक बिहेवियर देगा। जनरली इसको 0.2% ऑफ टोटल डिफॉर्मेशन कंसीडर करते हैं। सो जहाँ पे भी रिपीटेटिव लोडिंग होता है, फॉर एग्जांपल ब्रिज जिसपे ऊपर कभी बहुत सारा ट्रैफिक रहता है, कभी बहुत कम ट्रैफिक होता है, या फिर नहीं भी व्हीकल रहता है, और ये हमेशा होते रहता है, मतलब कभी लोड आएगा कभी नहीं आएगा। सो दिस इज काइंड ऑफ रिपीटेटिव लोडिंग। सो आप चाहते हो कि जहाँ पे भी आपका मटेरियल रिपीटेटिव लोडिंग के केस में यूज हो रहा है वहाँ पे जो स्ट्रेस है वो यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। सो हर एक डायनेमिक सिचुएशन में यूज होने वाले मटेरियल का यील्ड स्ट्रेस जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। इन शॉर्ट आप यहाँ तक मटेरियल की प्रॉपर्टी का गारंटी ले सकते हो कि वो ऐसा ही बिहेव करेगा। इसके बाद वो प्लास्टिक जोन में चला जाएगा। आई एम श्योर आपको इलास्टिक जोन आपको ठीक से समझ गया। सो नाउ लेट्स लोड द मटेरियल और मेक श्योर करते हैं कि वो प्लास्टिक जोन में चला जाए। एक ऐसी सिचुएशन है जब रॉड जोरदार डिफॉर्मेशन होगा और आप इसे विजुअली देख भी सकते हो, बट आप ग्राफ में देखो तो थोड़े से सेक्शन पे ऐसा लगेगा कि स्ट्रेस कम हो गया है। ये इसलिए है क्योंकि हम स्ट्रेस कैलकुलेशन के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया को फिक्स ही रखते हैं। एक्चुअली रॉड के इलैंगुएशन की वजह से जो क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज हुआ उसे हम कंसीडर नहीं करते, इसलिए हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि स्ट्रेस डिप हुआ है। सो दिस इज प्योरली प्लास्टिक जोन। यहाँ पे आपने जो लोड अप्लाई किया एक्चुअली वो एनर्जी उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे स्पेंड हो गया और रॉड एक्चुअली डिफॉर्म हो गया। सो अगर आपने लोड हटा भी दिया तो ओरिजिनल कंडीशन पे वापस से नहीं आ सकता। सो जो मैक्सिमम स्ट्रेस वाला एरिया, दिस इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, मतलब दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस जो मटेरियल एक्चुअली सह सकता है। मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में हम मटेरियल को इस लेवल तक पहुंचने ही नहीं देते, बट देर आर फ्यू एप्लीकेशन जहां पे एक्चुअली हम चाहते हैं कि मटेरियल जितना ज़्यादा डिफॉर्म हुए ब्रेक होने के पहले उतना ही अच्छा है। वन एग्जाम्पल इज द क्रैश टेस्ट। हम चाहते हैं जब व्हीकल किसी चीज़ से टकराए तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कार ने एब्जॉर्ब कर लेनी चाहिए, सो पैसेंजर तक वो एनर्जी पहुंचे नहीं और उनकी लाइफ तो सेफ रहे। इसे हम डिटेल में समझ सकते हैं विद द स्ट्रेन एनर्जी, जो हम इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में देखने वाले हैं। ओके फाइन, इस पॉइंट के बाद अगर आपने लोड और अप्लाई किया तो फिर रॉड और डिफॉर्म हो जाएगा एंड देयर विल बी अ पॉइंट जब नेक फॉर्मेशन होगा और रॉड इजीली ब्रेक हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कैटास्ट्रॉफिक फेलियर। सो दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर मोस्टली इलास्टिक मटेरियल, फॉर एग्जांपल मेटल एंड अलॉयज। जो भी मटेरियल इस तरीके से डिफॉर्म होता है यानी कि प्लास्टिक जोन में जाता है उसे डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। इसका सबसे फेमस एग्जांपल है स्टील। वी ऑल आर फेमिलियर विद द स्टील, बट ऐसे कुछ मटेरियल है जो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक ही डिफॉर्म होते हैं। अगर आपने उसे और लोडिंग किया तो प्लास्टिक जोन में जाते ही नहीं है, उसके पहले ही ब्रेक हो जाते हैं। इस टाइप के मटेरियल को एक्चुअली ब्रिटल मटेरियल कहते हैं, जिसका एग्जांपल है ग्लास, सिरामिक एक्सेट्रा। सो ऐसे मटेरियल का जनरली इस्तेमाल टूल बनाने के लिए करते हैं जो डक्टाइल मटेरियल को मशीनिंग करने में काफ़ी काम आते हैं। सो टूल इंसेट और ग्राइंडिंग व्हील में ब्रिटल मटेरियल का ही इस्तेमाल होता है। सो ध्यान में रहे कि अलग अलग मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कंप्लीटली अलग हो सकता है। इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि अलग अलग टाइप का मटेरियल एक्चुअली इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे बिहेव करता है। कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का स्लोप ज़्यादा है, कुछ का कम है। ये एक्चुअली उस मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। सो आई एम श्योर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको ठीक से समझ गया। सो नाउ लेट्स सी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। सो व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इलास्टिक एंड प्लास्टिक जोन? थोड़ा इस पे एम्फेसिस देते हैं। सो इलास्टिक जोन इज वेरी सिंपल। जो भी एनर्जी इस पे लगा है वो परमानेंट डिफॉर्मेशन कुछ नहीं करता है। एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाती है जैसे कि रबर या फिर स्प्रिंग, और जैसे ही लोडिंग कम हुई जो भी आपने एनर्जी स्टोर की है वो वापस से रिलीज हो जाती है। इसका एग्जांपल है हाई जंप। हाई जंप के लिए यूज होने वाले पोल ऐसे मटेरियल के बने होने चाहिए जो एनर्जी को स्टोर करे और बाद में उसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके भी दे। इसलिए इस सब मटेरियल को इलास्टिक जोन में ही होना चाहिए, सो रिपीटेशन में उस पोल का इस्तेमाल हो सके। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे डे टू डे एग्जाम्पल है जहाँ पे इलास्टिक जोन काम में आता है। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ टॉपिक आ रहा है तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स सो अदर्स कैन ऑल्सो सी।
नाउ प्लास्टिक जोन इज वेरी क्रिटिकल। आपने जो भी एनर्जी लगाई वो मटेरियल ने एब्जॉर्ब कर लिया और वो वापस देने वाला नहीं है। एज वी हैव सीन, क्रैश टेस्ट जैसी जगह पे ये बहुत ही काम आता है। आप चाहते हो कि गाड़ी क्रैश होने पे पूरी एनर्जी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और ड्राइवर और पैसेंजर की जान बचाई जा सके। इसलिए वहाँ पे ऐसे मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है जिसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जोन बहुत ही ज़्यादा हो, सो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी गाड़ी के चेसिस में ही एब्जॉर्ब हो जाए। सो दैट वाज अ वीडियो गाइज। आई एम श्योर आपको स्ट्रेस टेन करो ठीक से समझ गया, आप उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझ गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।